बट गोविंद का जैसे कि उसकी रेपुटेशन बनती जा रही थी कि लेट है। अरे मैंने कहा कैमरा ऑन है छोटे, मान जा। राजेश खन्ना जी वॉज, कहना नहीं चाहिए, सॉरी काका जी, डाउन हिल चल रहे थे। करेक्ट। सलमान ने बोला आप कहाँ रहते हो? मैं कहा यार मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हो। बोले आप कहाँ रहते हो? और डर भी लगता है कभी सजेशन देते हुए कहीं कोई बुरा ना मान जाए। ये सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये 3 के बराबर एक गोविंदा है। मैं कहा सर गाड़ी चलानी नहीं आती, सीधे मुंह ढंग से बात नहीं करते, तो ये मेरे साथ, मुझे नहीं पता था हिट ये होता है। सर मैं भी उसमें एक 4 लाइन गाया हूँ सर। दिव्य भारती अभी तक लोगों के दिलों में छपी हुई है, वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरे एक्टर को, साथ वाले को अपने आप को संभालना पड़ता था, जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने वाली हूं, इनका जब इंटरव्यू फाइनल हो गया था तो इनके बारे में मैंने अपनी पूरी टीम से और कलीग से सबसे पूछा था कि मैं इनका इंटरव्यू लेने वाली हूं। फोटो देखकर सबने कहा कि हाँ इन्हें स्वर्ग में देखा है, इन्हें लाडला में देखा था, लेकिन जब मैंने मेरी टीम से नाम पूछा इनका तो बोले नाम नहीं जानते, इनको देखा बहुत है। आज बॉलीवुड ठिकाना के जरिए इस इंटरव्यू के बाद कोशिश करेंगे कि लोग इन्हें नाम से जाने। बात करेंगे एक्टर, सिंगर, कंपोजर अरुण बख्शी से। अरुण बख्शी के साथ जो बातचीत है वो अब म्यूजिकल टर्न पे चली गई है। तो सिंगिंग की शुरुआत आपने कर्मा फिल्म से की थी जी। 4 लाइनें गाई थी। कैसे आपको ये ऑफर मिला? मतलब कहाँ से? आप तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे एक्टिंग के लिए भी, म्यूजिक में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट फिल्म वॉज, उसके बाद ये 4 लाइन मिली थी। फर्स्ट फिल्म वॉज जरा सी जिंदगी, अच्छा, बाय के बालचंद्र। ओके। उसमें आई प्लेड ए गूंगा, हाँ, डम पेंटर था। और वो के बालचंद्र थे जिन्होंने रजनीकांत को और कमल हसन को चांस दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। Yes. उन्होंने हमको भी किया था। उस वक्त लाइव शुरुआत हो गई थी, बड़े बड़े नाम थे, गुलजार साहब ने लिखी थी। फिर उसके बाद आए मजदूर में करते करते उसके बाद फिर एक बार ये बॉम्बे जो है ना आपको चांस देती है, आपको चांस देती है साहब, लेकिन वो लेने वाला चाहिए। और क्योंकि 2 प्लेस चल रहे थे, एक बकरी, उसमें 21 से 22 गाने थे और लाइव गाने मैं गाता था। आवाज़ खुली हुई थी, जैसे मेरी आवाज़ खुली हुई है, ये मेरी माँ की आवाज़, मेरा कुछ भी नहीं। तो वो खुले गले से गाता था और कोई टीचर भी नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि बॉम्बे चांस दे रहा है तो वो अगर गाने से ही शुरू होता है तो गाते रहो। तो लोगों ने कुछ नोटिस करना शुरू कर दिया। 21 गाने लाइव, नाच के, भाग के, दौड़ के, पृथ्वी थिएटर की शुरुआत हमारे गाने से हुई थी। हमारे प्ले से हुई थी। क्या बात है। फर्स्ट म्यूजिकल प्ले था वहाँ, उद्ध्वस्त धर्मशाला, मुझे याद है, वो पहला प्ले था और ये पहला म्यूजिकल प्ले था। ओके। और 5 नवंबर को इसकी शुरुआत होती है, इनका जन्मदिन है। हमने गाए थे गाने पिछले 5 नवंबर को। अच्छा। या सेम सॉन्ग्स बकरी के। तो जी वो बकरी के करते करते फिर किसी ने कहा था कि अगर आपको अपने इस शहर में रहना है, वजूद बनाना है, तो एक गेम होनी चाहिए। फिर देन आई लर्नड स्कॉश और टेनिस। अच्छा। उस जमाने में स्कॉश के बहुत प्लेयर थे फिल्म इंडस्ट्री के। उसमें सनी देओल भी था, वो ही वॉज ए बेस्ट, एंड बेस्टेस्ट वॉज मजर खान, अनिल कपूर, अपना पंकज धीर भी था, और नसीरुद्दीन शाह एंड टॉम ऑल्टर। नसीर एंड टॉम ऑल्टर यूज्ड टू बी टेनिस में होते थे, और टेनिस में मेरी जुगलबंदी होती थी कमलजीत सिंह जी के साथ में, अनदर जेम ऑफ एन एक्टर, और उनके साथ होती थी। और हम दोनों और नसीर और ये टॉम ऑल्टर, हमारे मैचेस होते थे, बड़े खुन्नस वाले मैचेस होते थे और बड़े अच्छे ढंग से हम खेलते थे। उसमें एक दिन मैं स्कॉश खेल के आया, अपना सांस रिकवर किया, कोने में बैठा हुआ था। तो मैं उस दिन मेरा एक ये जगजीत सिंह जी का एक गाना है, कोई पास आया सवेरे सवेरे,
मुझे लगता है बाद में लगा कि यार जब भी मैं गज़ल गाता हूँ, ये पहली लाइन गाता हूँ, ये मैंने जगजीत जी से भी कहा था कि मुझे लगता है मेरा अच्छा टाइम आ गया। मैं कोने में गुनगुना रहा था तो मुझे नहीं मालूम था लक्ष्मी जी वहाँ बैठे हुए हैं और रोज़ आते थे, राम राम होती थी। तो लक्ष्मी जी बोले, अरे यार आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो। तो साथ में मित्रगण थे और उन्होंने कहा यार ये तो थिएटर में गाता है। तो उन्होंने कहा मैं आपसे गाना गवाऊंगा, आपको 3 बार घर बुलाऊंगा। मैं कहा सर ऐसा है कि गाना जो है वो कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है, अगर आप इस्तेमाल कर लें तो जय माता दी, अगर ना करें तो भी जय माता दी, अगर नहीं तो हम बुरे बुरे आदमी का रोल करते हैं, रैप गाएं तो रैप गाएं, रेप करें तो रेप करें, यही दोनों में से एक डेलिकेट डिस्टेंस है बिटवीन जो। बोले नहीं साहब मजाक नहीं, मैं आपसे गाना गाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे 3 बार घर बुलाया, तीनों बार मुझे लगा कि कहीं उनके साजिंदे जो हैं मुझे भटका ना दें, तो मुझे डफ बजाना आता है। अच्छा। आई नो डफ, क्योंकि थिएटर में हमने सीखा है। तो मैंने डफ बजा के उन्होंने मुझे गाना सुना, तो मैं बुल्ले शाह गुलाम फरीद जो मेरे अंदर था वो मैं गाना सुनाया। फिर एक रात को उनका मैसेज आया कि सवेरे सवेरे आपको इन्होंने बुलाया है, लक्ष्मीकांत जी ने, जो हमने पी हुई थी वो शादी उतर गई। मैं कहा वो लक्ष्मी जी ने वादा किया था कुछ तो गवाएंगे। तो आप ये देखिए मैंने रात को ही बैठ के 2 घंटा रियाज किया, फिर सवेरे 10 बजे बुलाया तो उससे पहले भी 2 घंटा रियाज किया। मेरे पास एक 80 रुपये का बाजा था, छोटा था पुराना, हमने 80 रुपये का ख़रीदा था पैसे जोड़ जोड़ के। तो वो मैं फिर 10 बजे गया तो उन्होंने एक कैसेट का ज़माना था, उन्होंने मुझे बोला कि ये 4 लाइनें आपको गानी हैं, न्यू कमर है सुभाष घई साहब। मैं कहा सर क्या बात कर रहे हैं, सुभाष घई जी न्यू कमर है तो फिर मैं कौन सा कमर हूँ सर। बोले आज 2 बजे आपकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा सेम आप मैंने कहा 2 बजे, ओके, कॉन्फिडेंस था कर लेंगे, फन कर लेंगे। लेकिन वहाँ गया तो पता चला कि लता जी ऊपर गा रही हैं। लता जी जिस माइक से निकल के आएंगी उसी माइक पे वो डिविनिटी छोड़ के आएंगी। तो मैं तो आधा धड़ तो संतुलित था, आधा धड़ काँप रहा था। मेरा एक दोस्त मिला राजेंद्र, वहाँ पे महबूब स्टूडियो, बोले क्या है। मैं कहा यार बम्बई आज चांस दे रही है, 4 लाइनें गानी है, इसमें मुझे लगता है पूरा करियर मेरा है। तो मैं कहते फिर प्रॉब्लम क्या है, थिएटर के बंदे हो। मैं कहा लता जी कहाँ के निकलेंगी, मैं वहाँ जाऊँगा यार। लक्ष्मी जी सुभाष घई साहब लाइव है सारा। तो उसने मुझे कलकत्ता 120 हीरा मोती ठंडक इलायची वाला पान खिला दिया। उससे मेरी सुरें ऐसी 90 डिग्री हो गई, वो सुरें हो गई। मैं कहा कहाँ है लता जी, मुझे मिलवाओ तो सही ज़रा। ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ये हो गया। ऊपर गया तो मुझे लक्ष्मी जी बोले क्या, उनका भी एक स्टाइल था, महान लोग थे। बोले क्या जी टेक करेंगे, रिहर्सल करेंगे। मैं कहा सर कौन सी रिहर्सल सर, टेक करेंगे। बोले इतना कॉन्फिडेंस। मैं कहा यही तो लेके आया हूँ, मेरे पास थोड़ी सी आवाज़ है और ये है। पहला टेक हो गया, वो था जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। उस 4 लाइन में मैंने गा के तो आया, वो पैसे देने लगे मुझे कितने मिलते हैं उस ज़माने में, 500 700 या 1000 रुपया। मैंने कहा नहीं सर, क्यों स्टाइल आ गया, 4 लाइन गा दी है। बोले क्या, मैं कहा नहीं लक्ष्मी जी जूह से पान खिलाइए सर। बोले आप भी मेरे जैसे हो, वो भी कलकत्ता पान खाते थे 120 का। मैं कहा हाँ सर। बोले ठीक है वहीं से खिलाएंगे आपको। उन्होंने पैसे भी दिए और मुझको पान भी खिलाया। क्या बात है। या और यहाँ उसके बाद यही बात जब दिलीप साहब को पता चली, जब मैं उनके साथ कर रहा था फिल्म आग का दरिया, वी वर शूटिंग इन ऊटी, तो उसमें उन्होंने भी एक अपने लिए एक कुछ लाइंस एक रैप गाया था कर्मा में। तो वो ऐसा था कि बादल सूरज को छुपा रहा था तो टाइम थोड़ा सा लगा। उस शॉट में दिलीप साहब थे, मैं था और पद्मिनी कोल्हापुरे थे। वो तीनों लोग थे। बोले गाड़ी चलानी, मैं कहा सर गाड़ी चलानी नहीं आती। तो उन्होंने ही चेंज द शॉट, ही ड्रोव इट। और बात करते करते क्योंकि टाइम था, बोले मैं एक गाना गा के आया हूँ कर्मा में, उसमें मैं अपने लिए गा के आया हूँ।
तो मैंने भी डरते डरते बोला, मैं कहा सर मैं भी उसमें एक 4 लाइन गाया हूँ सर। बोले तू काका केड़ी गान लाइन गाई है? मैं कहा सर वो जात ना पूछे बात ना पूछे। उनका फर्स्ट रिएक्शन था ओ यार ओदा तो स्केल ही बड़ा ऊंचा है। मैं कहते जी तेरा स्केल उत्ते पहुंच गया, मैं अभी शूट करके आया हूँ। वो शूट करके आए थे। अच्छा। वो 4 लाइन हाँ। मेरे लिए ये एक संपत्ति है, कैपिटल है। आवाज आपकी थी और उनके ऊपर वो या उनके ऊपर था। फिल्म स्टार्ट्स विद दोस 4 लाइन्स। क्या बात। लेकिन मैंने पहली बार देखा हिट क्या होता है, सुपर हिट क्या होता है, एक अपने छोटे से लेवल पे। लोगों के जब रिलीज के बाद भी फिल्म सुपर हिट हुई, लोगों के रिएक्शन मेरी तरफ बदल गए। मैं कुछ उनका ब्लू आइड बॉय हो गया। मैं कि ये अचानक से इंडस्ट्री में फ्रेंड्स और भाई ये बहन बात ही नहीं करते थे, ये सीधे मुंह ढंग से बात नहीं करते, तो ये मेरे साथ, मुझे नहीं पता था हिट ये होता है। ये और मुझे यकीन मानिए उस फिल्म का मुहूर्त भी उसी 4 लाइन पे हुआ। मैं कोने में खड़ा था और मैं देख रहा था भगवान तेरी माया अपरंपार है। 5 लोग थे, दिलीप साहब, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, अनिल कपूर एंड जैकी, 5 लोग थे। उसके ऊपर जात ना पूछे बात। मैं कह प्रभु तेरी माया अपरंपार। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं पता कौन से युग में यही कहानी रिपीट। मतलब कह सकते कि बड़ा एक्सपोजर यहाँ से मिल गया था आपको। टू बिग आई कुड नेवर इमेजिन। उसके बाद फिर एक और, हाँ। ये बात ना बोलूं तो मुझे चैन ना पड़े। बोलिए। ये तो हुई सुपर हिट जी। एक जिल्लत भी उठानी पड़ी। क्या क्लासिक जिल्लत। क्या हो गया? इट इज अ फन टू टेल योर माय जिल्लत। हाँ। मेरे दोस्त अशोक त्यागी साहब, अ लेजेंडरी मेकर, और उनके प्रोड्यूसर मिस्टर टीपी अग्रवाल साहब, उन्होंने एक फिल्म लॉन्च करनी थी, उसका नाम था मेरा ईमान। मेरा ईमान, उसमें धर्मेंद्र, गोविंदा, अमरीश पुरी और मेरा भी बड़ा अच्छा रोल था उसमें, स्मिता पाटिल भी थी। उसकी 4 लाइन ये करना चाहते थे, हिंद की यही तो शान है, पास में कुछ हो न हो ईमान है। 2 लाइनें मुझे याद नहीं है। तो वो मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास लेके गए, बोले कि ये देखिए क्या फिल्म इंडस्ट्री में हिट होता है ना 4 लाइन, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है। 4 लाइन के लिए मुझे लेके गए, बोले एक म्यूजिक डायरेक्टर थे उस वक्त, वो बडिंग थे, बाद में वो न्यूमरो उनो हो गए। तो लेके गए तो बोले कि ये 4 लाइन अरुण से गवाएंगे, ये हमारा एक्टर भी है, बोथ वर रियली वेरी गुड। तो उसने मुझे हिकारत से देखा, इससे गवाएंगे? मैं चुपचाप, मैं मजा ले रहा था। इसमें जब आपकी जिल्लत शुरू हो ना, ऑलवेज स्टार्ट enjoying it, because न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो ऑपोजिट रिएक्शन बाद में आदमी देता है। उस आदमी ने मुझको सवेरे 11:30 से लेके शाम के 6 बजे तक, पौने 6, साढ़े 6 बजे तक, उसने मुझे इतना जलील किया। उसने कहा कि अरे किस आवाज़ को लेके आए हो, ये कोई आवाज़ है? क्योंकि ही वॉन्टेड टू सिंग दैट सॉन्ग, दोज 4 लाइन्स। अच्छा। क्योंकि परसों उसका ये था कि उसका मुहूर्त भी था, फिल्म का मुहूर्त भी था, उसमें आना था। और मैं अंदर से इंजॉय कर रहा हूँ कि ये बंदा मुझे जितना तिरस्कार कर रहा है, मेरा भी पुरस्कार बाकी है। एंड उसके बाद में आप ये देखिए कि सवेरे 11:30 से लेके 6, सवा 6 तक उसने मतलब मेरे 15-17 रीटेक किए। अचानक दोनों खड़े हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। बोले सर आप हैरास कर रहे हो हमारे एक्टर को, हमारे सिंगर को। हमको 15 के 15 जो रीटेक हैं, हमको सब बढ़िया है। और मैं अंदर से हंस रहा था, ये बंदा मुझे इतना बोल बोल के ये कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि आते हुए वक्तों में मैं इसकी कितनी बचाऊंगा। छोड़ने का नहीं है। जो आपके साथ जलालत करे, जो आपको आपके स्ट्रगल पीरियड में आपको तंग करे, छोड़ने का नहीं है बिल्कुल। जो आपका टाइम आएगा, संभल के रहिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, आपका, लेकिन उस बंदे को छोड़ने का नहीं। या तो ऐसा माफ़ कीजिए कि उसको लगे कि यार मुझे माफ़ कर दिया, जिंदगी भर वो तड़पे। वो बंदा मैंने कहा कि इसको इंस्टॉलमेंट में दूंगा। वही 4 लाइन 3 दिन के बाद में रिलीज हुई
और स्क्रीन में हर जगह आया कि वो अरुण बख्शी है सांगतेस एक्टर सिंगर। अच्छा। वहाँ से शुरू हुई। अच्छा। जब आपको तिरस्कृत किया जाता है तो उसके बाद लाइफ शुरू होती है, क्योंकि कुदरत कहती है कि इसको किया है तो अभी बारी है इसको पुरस्कार देने की। वो बंदा आज तक मेरे से वो इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। कितने साल हो गए, 1985-6 अराउंड अबाउट दिस 86 व्हाट 14 प्लस 20 व्हाट 34 प्लस 3 37 ईयर्स 37 ईयर्स से कंसेक्यूटिवली वो बंदा मुझे स्टेज पे रिसेंटली उसने मुझे अवार्ड दिया। मैं उसको स्टेज पे भी बोला, कमीने मैं भूला नहीं हूँ, कल मुहे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उसका नाम है अन्नू मलिक। यू अंडरस्टैंड? Oh my God. इस लाइफ के जितने हैं लफड़े इसी लाइफ पे ख़त्म कर देने चाहिए। अच्छा। और वो बंदा यरकता है। हाँ। और जब भी वो किसी न्यू सिंगर के साथ में गड़बड़ करता है मेरा खून खौलता है। आज तक जितने भी नए सिंगर मेरे साथ, जो मेरा साथी है, जो म्यूज़िक में मेरा साथी है, जी। उसने मुझे फ़ोन किया कि अरुण जी मुझे आपके साथ काम करना है। मैं क्या आइए। मैं क्या आपने क्या किया है? बोले मैं AR रहमान का स्टूडेंट हूँ। AR रहमान जिनके साथ मैं काम करना चाह रहा था उनके स्टूडेंट को मैंने काम दिया है एंड ही इज़ फैंटेस्टिक। और उसका नाम है दिनेश राहते। मैं लोगों को बचा लो के लेता हूँ। क्या बात। जो मेरे साथ उस इंसिडेंट में हुआ है, मैं जितने सिंगर्स हैं जितने एक्टर्स हैं उनको पुश अप करता हूँ। बट अनु मलिक पे तो फिर अब बहुत ही कंट्रोवर्सीज हो चुकी है और अब वो वैसे भी बाहर ही है। नहीं वो बाहर ही रहेंगे। हाँ। वो जो है ना, ऊपर वाले का न्याय, कल मुहे तू बाहर ही रहेगा रे। स्वर्ग फिल्म में आप थे, डायरेक्टर का आपका रोल था और स्वर्ग फिल्म में आपने काम किया था राजेश खन्ना जो इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार है उनके साथ, और गोविंदा जो आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार है उनके साथ। दोनों ही एक बात के लिए बहुत वो फेमस है कि सेट पर टाइम पर नहीं आते हैं। क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का? विद डेविड धवन साहब, इट इज़ ऑलवेज ए प्लेजर वर्किंग विद हिम। वो अपना है, हमारा अपना लगता है कि दोस्त भी है, डायरेक्टर भी है, एंड ही इज़ ए फन लविंग मैन। और उसकी वो अपनी स्माइल में लपेट के ना इतनी बड़ी से बड़ी सक्सेस को लेके गया है। लव है। और उसके साथ कोई भी कलाकार, कोई भी स्टार, कोई नया एक्टर, कोई पुराना एक्टर, सब बड़े खुश रहते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा रहता है। उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं डेविड के साथ में। और राजेश खन्ना जी को कन्विंस करने में डेविड साहब को कोई टाइम नहीं लगा, और गोविंदा तो उस वक्त नया था। और ख़ास बात यह है कि स्वर्ग में उस वक्त राजेश खन्ना जी वॉज, कहना नहीं चाहिए, सॉरी काका जी, डाउन हिल चल रहे थे। करेक्ट। कुछ कॉन्फिडेंस क्राइसिस भी था। एक दिन पहले के कुछ शॉट्स होते थे, उनको दोबारा से अगले दिन रीशूट भी कर लेते थे। सेल्फ डाउट में आ गए थे काका? जी थोड़ा अच्छा। थोड़ा कुछ कॉन्शियस थे। हम उनको देखा करते, हम बहुत बड़े उनके फैन थे। उससे पहले मैंने एक फिल्म और की थी उनके साथ, BR चोपड़ा जी की, अवाम। करेक्ट है। उसमें ही वॉज बबलिंग विद जॉय बट स्टिल ही वॉज ऑन डाउन हिल। एंड उसके बाद में इसमें काका जी वॉज लाइक 1-8 घंटा 1.5 घंटा तो होता था। बट गोविंद का जैसे कि उसकी रेपुटेशन बनती जा रही थी कि लेट है, खैर उसमें ना जाया जाए कि लेट कौन था कैसा था। उसमें ये किया जाए कि गोविंद वॉज डूइंग वेरी वेल, ही वॉज डूइंग एक्सेलेंट। वो अपनी एग्जूबरेंट सोच, समझ, ऑनेस्टी, जो उसकी ईमानदारी थी, वो पूरा उससे करता था। जो मेरे हिस्से में ये डायरेक्टर का रोल आया है, जो जिसके लिए आपने पूछा है, ये पहले मुझे बोला गया था कि ये महेश भट्ट साहब करने वाले थे। तो भट्ट साहब की शायद कोई डेट प्रॉब्लम हुई होगी, तो मुझे सवेरे ही कॉल आया डेविड का। वो यूजुअली सवेरे फ़ोन करते थे कि अरुण क्या कर रहा है, ये है, आजा आजा एक शूट करते हैं। वो भट्ट साहब ने कर, बड़ा ऑनेस्ट है डेविड धवन, बोले कि वो उनका रोल था, वो शायद बिजी है, तो आजा, बड़ा अच्छा रोल है, कर ले। गए और वो इम्प्रोवाइजेशन का पूरा हमको देते थे, इम्प्रॉम्प्टू सब।
और मैंने उनसे लाइन्स वाइन्स ली और बोले कि तू जो इम्प्रोवाइज़ करना है कर ले। मुझे आज तक अफसोस है कि उसमें एक लाइन मैंने जोड़ी थी जो कि उसने कटवा दी थी, यार तू क्या कर रहे हो यार। वो लाइन ये थी, सब लाइनें जो भी मैं वो असाइड से बोलता हूँ ना कि काम कर ये समथिंग समथिंग, उसमें एक लाइन थी कि आते हैं 1 घंटे के लिए और काम करते हैं घंटा। अच्छा। आते हैं 1 घंटे के लिए और काम करते हैं घंटा। डेविड बोला यार तू ये मत कर, मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे यार। खैर मैंने वो निकाल दी, लेकिन मुझे पूरी उन्होंने स्पेस दी और मैंने उनसे कहा, डेविड जी से कहा, मैं कहा डेविड शॉट से पहले मैंने उसे बोला डेविड को, मैं कहा डेविड आप एक्शन तो बोलेंगे, ओके मत बोलना। बोले क्यों? मैं क्या कुछ ऊपर डिविनिटी को भी छोड़ देते हैं। बोले करेगा कुछ सरप्राइज एलिमेंट देगा। मैं क्या करूँगा। 2-3 कैमरा लगे थे। हाँ। तो बोले डन। बोले कि कौन करेगा फिर, ओके कौन करे? मैं क्या वो करेगा जिसने सीन लिखवा है। बस ये था कि वो किया, सब उसको पकड़ा, गले से उसके कपड़ों से पकड़ा, उसको उधर किया, उसने स्पीच दी, ये गया जाके स्पीच दिया और उसको भी नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है। मैं इधर से भागा लास्ट में गया, संपत एक लाइटमैन का, तो वो पहले BR में काम करता था। संपत आई वुड स्टार, आई वुड दिस दैट ये वो। तो गोविंद बोला, जब मैं भाग के उसके पास गया, कोई 25-30 कदम थे। हाँ। बोले मैंने इतना शॉट दिया। अरे मैंने कहा कैमरा ऑन है छोटे, मान जा यू नो। तो वो फिर वहां तक हुआ। मुझे नहीं पता है कि विद द टाइम पैसेज ये चीज़ इतनी मशहूर हो गई, इतना वायरल हो गया। हाँ। जब भी आता वायरल होता है। आज की जनरेशन को वो सीन बहुत अच्छा लगा। मैं आई विल गिव क्रेडिट टू माय डायरेक्टर डेविड धवन। क्या बात है, मतलब गोविंदा वो इतने मासूम थे कि उन्हें लगा कि आप रियल में उनकी तारीफ कर रहे हो। या हाँ। और लोग आजकल मुझे ये भी कहते हैं कि आपने गोविंदा को स्टार बनाया तो हमको भी स्टार बना दो। देखिए लोगों की मेरे लिए भी बोल दो। सोच लोगों की कमाल की सोच है। मेरे लिए भी बोल, मेरे लिए भी बोल दो। या अब वैसे राजेश खन्ना जी के साथ में एक्सपीरियंस, मैंने कुछ फिल्में की हैं। एक फिल्म थी सिकंदर भारती साहब, उसके डायरेक्टर थे, राजीव चौधरी थे प्रोड्यूसर। वो था जिसमें था तू तक तू दिया। वो फिल्म थी घर का चिराग। उसमें मैंने उनके नौकर का रोल किया था, जो कि फादर समान उनके होता है। तो उसमें कभी कभार डांट भी देता हूँ और उसमें मैंने अपने आप के लिए भी प्लेबैक किया था। और जब प्रोड्यूसर ने मेरे साथ फिल्म देखी वो वर्ली में, तो अपने माथा पीट लिया। बिकॉज जब मैं गाता हूँ फूलवा के बिना सुनी लागे फुलवरिया रे, चनवा बिना आसमान, ये यूपी का था, फोक था, और लोग सीटियाँ और तालियां मार रहे थे। उसने सर पीटा कि मैंने गाने को पूरा क्यों नहीं किया, सिर्फ मैंने एक मुखड़ा और एक छोटा सा अंतरा क्यों किया पूरा। या क्या बात है। या और काका जी के साथ में शामें बड़ी कमाल की निकलती थी। आय दारू, खूब गाने, फर्स्ट क्लास, सुपर। और वो क्या करे, एक टाइम पे आके ना अपनी जो दारू होती थी वो दूसरे के ग्लास में डाल देते थे, बड़ा पैक करते। काका जी व्हाट आर यू डूइंग, मेरा पैक आपने बड़ा किया, अपना पैक आपने छोटा, पी ले। अरे नहीं सर, सवेरे शूटिंग करनी है। तो फिर मिल बांट के करते थे। एंड बड़ा अच्छा रैपो था, बड़ा अच्छा आदमी था। काका जी वॉज ए नाइस मैन, ही वॉज वेरी डेडिकेटेड, और हम उनके भक्त थे। और ये ऑनर था कि उनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ हम बैठे हैं, उनकी बातें सुनते थे। मुझे याद है मसूरी में एक गाना हमने, मुझे वो कैसेट मेरी खो गई है, डाची वालिया मोड़ मुहारवे, एक ये पंजाबी फोक है, सानू लै चल नाल वे, ये था। काका जी हम पूरा यूनिट उस गाने को सारी रात गाए थे, सारी रात गाए। वो वंडरफुल टाइम थे, वंडरफुल टाइम। और मसूरी में ये भी था कि 13 दिन का मेरी डेट थी और मेरी 12 दिन तो शूट ही नहीं हुआ। और 13वें दिन मुझे बोलते हैं कि यार मुझसे डायलॉग याद नहीं हो रहे, तो एक काम करना, वो नीचे तो वो लेक्टन स्टैंड है, उसके नीचे बैठ के मुझे प्रॉम्प्ट करना। अरे मैं क्या छोड़ो, 12 दिन से हमने शूटिंग नहीं किया काका जी, आपका डायलॉग भी हम प्रॉम्प्ट करें। अरे एक तो शॉट मुझे दे दे दो यार। उसमें
एक घटना और हुई। काका, मुझे एक दिन का डायरेक्टर बनाया गया। एक अच्छा। गाना था, कुछ पासिंग शॉट चाहिए थे काका जी के मसूरी में। तो सिकंदर भारती साहब बोले कि अरुण, मैं यहाँ पे शूट करता हूँ, तू एक काम करना, काका जी को ले जा और तू कुछ बादल बने हुए हैं, कुछ शॉट्स ले ले, साथ में डांस डायरेक्टर भी ले। मैं कहा एक दिन का डायरेक्टर मैं ले गया। सिवाय होटल में उनको होटल से निकाल रहे हैं, वो लड़कियों की फौज। एक बार मैं गया एज ए डायरेक्टर, काका जी बादल बन रहे हैं, सूरज छुपा हुआ है, बारिश आ जाएगी, चलिए। एक बार, 2 बार, 4 बार, 5वीं बार मेरे अंदर का एक्टर हुआ। मैं कह काका जी कम ऑन, बहुत हो गया, चलो। हाथ पकड़ा, मैं कह कुड़ियों को बोला, मैं कह प्लीज माफ कर दो, शूटिंग, हाँ चल रहा हूँ। एक दिन में हम लोगों ने वो पूरा गाना किया। दैट वॉज माई बेस्ट टाइम विद काका जी। फिर उसके बाद और भी फिल्में की मैंने, बट काका जी वॉज फैंटास्टिक। और उनका वो डाउन हिल में भी आई एंजॉयड। कभी कोई ऐसी रिग्रेट वाली बात की उन्होंने कि यार अब तो मेरा स्टारडम जा रहा है, तुम भी? नहीं। देखिए क्या होता है, जब किसी का भी स्टारडम जा रहा होता है ना, तो हमारे में इतनी मैच्योरिटी है कि उसको एहसास ना दिलाएं कि आपका स्टारडम जा रहा है। किसी को भी, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो घाटे में चल रहा है, कुछ नहीं। बट उन्हें पता था कि नहीं, सबको पता होता है जी। हाँ। इस मामले में राजेंद्र कुमार जी के साथ में भी बात होती थी। बोले स्टारडम जा रहा है, तो वो भी कहते स्टारडम जा रहा है। मैं कहा स्टारडम जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो सर, जो मिला है बहुत मिला है ना। अब जो जिसने जन्म लिया है उसका मरण भी तो होगा ना, छोड़िए ना। अपनी अंदर की फकीरी को जिंदा रखिए, अंदर की फकीरी को। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कभी अप थे, डाउन थे, नथिंग डूइंग। सांसारिक है, सब नश्वर है, टोटो नश्वर है। गोविंदा जब फिल्मों में नहीं आए थे, आप गोविंदा को तब से जानते थे, क्या है वो स्टोरी? देखिए, गोविंद से बहुत पुराना अपना याराना है। गोविंदा के पास में एक ना वो होती, सीडी का जमाना तो नहीं था, सीडी से पहले कैसेट होती थी। हाँ। उसने एक अपनी कैसेट बनाई, डांस की, करेक्ट है। हाँ। और हमारी मुलाकात होती थी हॉलीडे इन में। और इसको एक जिसकी ये इंस्पायर होता था, इसके एक मामा थे, आनंद। वो डार्लिंग था हमारा, वो डायरेक्टर था। बदन करके फिल्म थी, उसने प्रोड्यूस की थी। गोविंदा की उत्पत्ति में उसका बहुत योगदान है, आनंद का। और गोविंद उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रोज़ मिलते थे तो हमारी बातचीत होती थी। वो बड़ा अच्छा सुर में गाता है, क्योंकि उसकी मॉम जो हैं वो निर्मला जी, वो बहुत अच्छा गाती थी। मैं कभी कभी उनको सुनता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनतें की हैं मेरी माँ की तरह। जैसे कि शी वॉज अ वंडरफुल सिंगर और क्लासिकल सिंगर थी, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। और उसके बाद फिर आप देखिए, एक फिल्म थी सोने की धरती। सोने की धरती वॉज द फिल्म विच वॉज शॉट इन मेरठ। इट वॉज डायरेक्टेड बाय रवि चोपड़ा जी। अच्छा, रवि चोपड़ा, BR फिल्म्स। ये फिल्म गोविंदा के डेब्यू से पहले उस वक्त उसमें ही प्लेड माय छोटा भाई का रोल किया था, जो कि भटक के गाँव चले जाता है और मैं फिर उसको गले लगाता हूँ। बहुत इमोशनल था, किसी प्रोडक्ट के ऊपर था। मुझे याद है गोविंद ने पहली बार प्लेन का सफ़र भी हमारे साथ किया और ही वॉज वेरी डेडिकेटेड, बहुत ईमानदार कलाकार, और बहुत अच्छी यादें हैं उसके साथ में। आज भी फ़ोन पे बात होती है तो 15-20 मिनट लगते ही हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। मैं तो करता रहता हूँ। आई स्टिल फील ही इज़ माई किड ब्रदर, और ये रिश्ता तो सदा ही रहेगा। लोग मिलते हैं और कुछ लोग आपके साथ रहते हैं। हम मिले या ना मिले, लेकिन प्यार मोहब्बत वही है। अब देखिए ये कृष्णा, गोविंदा के भांजे, उनके भांजे हैं। हाँ। गोविंद के, उनके साथ हमने अभी फायर ऑफ लव, रेड, उसमें एक 8-9 मिनट का एक सीक्वेंस है, काफ़ी बड़ा। उसमें मैं, वो बड़ा मोटिवेटिंग है फॉर हिम। उसमें मैं आई अब्यूज हिम अ लॉट, उसको बहुत गाली गलौज करता हूँ। आई एम एडिटर। लेकिन उस शॉट से पहले वो एक शॉट है, 1 शॉट, 9 मिनट्स का, 8 to 9 मिनट्स का शॉट, 1 शॉट बाय अशोक त्यागी साहब। उससे पहले मैंने बोला कि कृष्णा, इसमें ना 2 गालियाँ हैं।
अगर आपकी इजाज़त हो। मेरे से छोटे हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन मेरा एटिकेट्स ये कहता है कि मैं उनसे पूछूं, बोले सर आप प्लीज़ कैरी ऑन। उसमें 2 गालियां हैं, जो आज के ज़माने में गाली गलौज का ज़माना है, तो हम कोशिश करते हैं कि गालियां ना दें, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि गाली देनी पड़ती है, जस्ट टू मोटिवेट दैट कैरेक्टर कि आगे जाए, आगे जाए। तो ये उनकी घर की पेडिग्री है, मतलब सेम है नेचर, कृष्णा सेम नेचर, ही इज अ गुड नेचर्ड बॉय एंड वेरी ओबीडियंट, वेरी ओबीडियंट, रिस्पेक्ट करने वाले। या एग्जैक्टली। गोविंदा ने बहुत स्ट्रगल किया है, लोकल ट्रेन में धक्के खाए हैं, अंधेरी की गलियों में पैदल घूमे हैं ऑडिशंस देने के लिए, और जैसा आपने बताया कि वो आपके साथ पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, तो क्या रिएक्शन था उनका, कैसे वो कर रहे थे पहली बार जब उनकी पहली फ्लाइट थी तब? देखिए ऐसा है, पहली बार जो फ्लाइट में थे, या उसके अलावा जो कभी बिहार में मुलाकात होती थी, या फिर कभी जुहू का हॉलीडे इन में हमारी मुलाकात होती थी, वो टेनिस स्क्वॉश तो खेलते नहीं थे, वो अपनी एक्सरसाइज करने आते थे, वहाँ पे हमारी महफिल लगती थी, हमारी गानों की महफिल लगती थी। एक आलाप इधर से आता था, एक आलाप उधर से आता था, और आज भी उसके बाद जब वो गोविंदा बने तो भी प्लेन में मुलाकात होती थी, तो भी हमारी महफिल लगती थी। और मैं आपको बोलूं, मैंने भाई साहब के लिए, गोविंदा भाई साहब के लिए मैंने एक गाना भी गाया है, प्लेबैक भी किया है। फिल्म थी माहिर, हे गंगा मैया हे गंगा मैया। मुझे तब जान के खुशी हुई कि जब अमिताभ बच्चन साहब सहारा के एक प्रोग्राम में उन्होंने मेरे 2 गाने गाए, एक था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, और एक था हे गंगा मैया। और गोविंद, हमने शुरुआत से ही देखा, गोविंद बहुत रियली वेरी डोसाइल, वेरी नाइस, लेकिन बाद में जब बहुत सारा काम आ जाता है, जितना आप डिज़र्व करते हो उससे ज़्यादा आता है काम। और आप, दिलीप कुमार साहब ने उनसे कहा था, एक बार वो बीमार थे, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बोला नहीं गया था, कि उन्होंने कहा था कि पता करने गए तो उन्होंने कहा था कि देखो भाई, मैं अपने सारे करियर में कुछ 65-70 फिल्में किया हूँ, तो क्या कर रहे हो, तो बीमार हो जाओगे। फिर इसने रातों रात फिर आई थिंक 15-20 फिल्में माइनस की, 20-25 छोड़ी। तो वो भी लॉजिकल था, एक बॉडी है, एक दिल है, एक दिमाग है, कितनी याददाश्त, कितनी मेमोरी होगी। तो वो आई थिंक वो ओवरवर्कड ऑल्सो कहीं ना कहीं। मैं कुछ जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक फेजेस होते हैं लोगों के, टॉप फेजेस। फिर भी ये शहर जो है, ये ज्वार भाटे का शहर है, ज्वार भाटा ऊपर जाता है, बोले आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फिर ज्वार भाटा नीचे आता है, फिर आपकी संस्कृति है वो काम में आती है। आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है, आपने क्या सीखा है, आपने क्या सोचा है, क्या समझा है, आपके अंदर का अध्यात्म क्या है। तो आजकल वो अध्यात्म के हिस्से में है, और वो अच्छा है। दोबारा भगवान करे फिर उसका शुरू हो। एक्टर तो बहुत बढ़िया है, हाँ। अगर कल वो अगर विलन का रोल कर दे तो वो तो फाड़ के रख देगा। हाँ, तो लेकिन उसके लिए समय है, कोई हर समय एक जैसा नहीं रहता है, बीच में अंतराल। देखिए, इंटरमिशन कहते हैं ना कि ये मध्यांतर है, तो मध्यांतर हर एक की लाइफ में आता है, चाहे वो बच्चन जी हो, चाहे वो धर्म जी हो। धर्म जी की स्ट्रगल देख लीजिए, बच्चन जी की स्ट्रगल देख लीजिए, दिलीप कुमार साहब कैसे अपने आप को उन्होंने फिर भी वक्तों के साथ में कैसे संभाला है कि मैं इतना ही करूँगा। जब लोग ओवर एक्टिंग और वो सब कर रहे थे, तो दिलीप साहब वो अंडर एक्टिंग कर रहे थे। ओ गॉड, पीछे मुड़ के देखिए क्या क्या लोग थे। बहुत आजकल कहाँ, मैं अब क्या बोलूँ, मैं एक के साथ काम कर रहा हूँ, एक मोहतरमा के साथ, उनको खुदा नहीं बोलना आता, ख के नीचे नुक्ता लगाना नहीं आता है। जब से मैंने सुना खुदा के नीचे नुक्ता, मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। मैं कि इसके साथ मैं क्या बात करूं, जो खुदा को खुदा नुक्ता ना लगा सके, उसके साथ क्या मैं बात करूं, मेरा तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन ये जेम ऑफ पीपल मैन। हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी, जो अब तो नहीं है, लेकिन बहुत कम समय में बड़ी स्टार बन गई थी, दिव्या भारती जी, और उनके साथ आपका बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप रहा है। आपने बलवान फिल्म में काम किया उनके साथ, रंग फिल्म,
जिसके बाद उनकी आखिरी फिल्म थी, उसके बाद डेथ हुई। वक्त हमारा, जो उनकी डेथ के बाद पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी, उसमें आप थे। और लाडला फिल्म, जिसकी 80% शूटिंग उन्होंने की थी और बाद में उनकी डेथ की वजह से श्रीदेवी जी को इस फिल्म में लेना पड़ा था। बताइए दिव्या भारती जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। दिव्या भारती बड़ी प्यारी लड़की थी। एक फिल्म आप भूल गए, उसका नाम था दिल का क्या कसूर। अच्छा या जी। और मेरा उसके साथ रैपो वैसे यूजुअली, क्योंकि मेरा नेचर इज ए नो प्रॉब्लम नेचर, तो मैं बड़ी स्पेस देता हूँ, इज्जत देता हूँ। तो जो स्त्री जगत है उनको एक स्पेस चाहिए, एक इज्जत चाहिए और उनको एक सम्मान चाहिए, वो मैं देता हूँ, इसलिए मेरा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दिव्या के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा, बहुत प्यारा रैपो था। एंड जो भी फिल्में मैंने की हैं उसके साथ में, एक तो वो बड़ी कमाल की स्पॉन्टेनियस इम्प्रॉम्प्टू एक्टर थी और जो कि अपने काम को बहुत ईमानदारी से लेती थी, लेकिन शॉट के बाद शी यूज्ड टू बी द नॉटीएस्ट गर्ल। चंचल चितवन थी, चंचल एकदम से। जब भी उसके साथ काम किया है शॉट के वक्त तो शी यूज्ड टू बी फैंटास्टिक, मार्वलस। उसके बाद वो एकदम से बच्चा समान हो जाती थी। एंड शी हैड इनोसेंस, एक नेचुरल इनोसेंस थी जी। मुझे याद है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, जब भी उसके साथ मिला हूँ, ओह आपने क्या याद करवा दिया, ये वंडरफुल गर्ल। कौन सी फिल्म थी ये, लाडला जी। लाडला हमने औरंगाबाद में शूट की थी, वीडियोकॉन फैक्ट्री के अंदर की थी और उसमें कुछ 50-60% उस फिल्म हुई थी जी। अर्ली 90s की बात है। और मुझे याद है कि बड़ी चंचल, बड़ी शरारती, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, और मैं देखता रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार दिव्या एक बात बताऊं यार, तो ये भटकन कहूं इसे, इज इट अ भटकन या नॉटीनेस या क्या है, क्या यू नो व्हाट शी आंसर्ड, बोले अरुण जी मैं ना, ये मुझे सब बड़ा अच्छा लगता है, एक मोमेंटम रहे हवा में, एक जुम्बिश रहे, एक जुम्बिश रहे, एक हंसी मजाक रहे। आप शॉट के वक्त में सब लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, आप अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक मोमेंटम बना रहे। मैं देखता रहा। उसके बाद शी टोल्ड मी, अरुण जी, ये औरंगाबाद की बात है, अरुण जी मेरा ये है कि एटीट्यूड ये या कभी इधर या उधर। ये लाइन मुझे ये बॉडी लैंग्वेज के साथ याद है, अरुण जी कभी इधर या कभी या उधर। पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे वो गिरी होगी हमारी साथी, कैसे हुआ होगा आई डोंट नो, लेकिन वो दिव्या भारती इधर नहीं हुई, उधर चली गई। और मैं आई डोंट यूजुअली डोंट शो माय इमोशंस। मैं अकेले बैठ के रोता हूँ, अकेले बैठ के रोता हूँ। मैं अकेले बैठ कर रोया उसके लिए, क्योंकि आप देखिए कितने इमोशन जुड़े हैं। दिल का क्या कसूर, उसमें वो एक बीमार थी, मैं उसके साथ था, शायद फादर का रोल था मेरा। और फिर लाडला, शी वॉज मार्वलस। बहुत कुछ लोग आते हैं, उसके माता पिता, उसके पिता मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो आते हैं, थोड़ी सी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी खुशबू, अपनी सुगंध छोड़ के चले जाते हैं। उनमें से वो एक थी, अभी तक लोगों के दिल में वो छपी हुई है। हाँ। दिव्या भारती अभी तक लोगों के दिलों में छपी हुई है। उसकी नॉटीनेस, उसका इनोसेंस जो है, मासूमियत है, अभी तक लोगों के दिल में है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस थी, कह सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरे एक्टर को, साथ वाले को अपने आप को संभालना पड़ता था। उसका जो जोश था, एक्सूबरेंस था, वो संभालना पड़ता था कि कैसे अपने आप को संभालूं। शी वॉज वन। और जैसा आप बता रहे कि वो चुलबुली थी सेट पर, और कम उम्र में वो स्टार बन गई थी, और उस टाइम उन्होंने दीवाना में विधवा का किरदार निभाया था। वो सिंसियरिटी तो मतलब बहुत ही टैलेंट, उसके अंदर सिनेमा बहुत था।
और उसको ढूंढने का जो क्रेडिट है वो अगेन गोविंदा को ही जाता है। यस, वो लॉन्च करने वाले थे। गोविंद फैमिली को ही जी। जाता है। उन्होंने उसको लॉन्च किया, लड़की ढूंढी गई बहुत, एंड जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। जी। या लाडला फिल्म को लेकर एक स्टोरी इंटरनेट पे बहुत वायरल है कि दिव्या भारती जी की जब डेथ हो गई थी बीच में, तो श्रीदेवी को लिया था उसकी जगह पर, और एक सीन, पर्टिकुलर सीन की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी बार बार अपने डायलॉग पर अटक रही थी, और वो सेम डायलॉग था जहाँ पर दिव्या भारती भी फंबल कर रही थी। तो वहाँ मतलब, और सेट पर भी कुछ अजीब चीज़ें हुई जिससे लोगों को महसूस हुआ कि शी इज स्टिल हियर अराउंड। नहीं, मैं एंडोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैं औरंगाबाद में काफ़ी था और स्टार्ट टू फिनिश था वहाँ पे, और ऐसी बात मेरे कान में या मेरे आँख के सामने नहीं पड़ी है। लेकिन ये था कि हमने देखा था श्रीदेवी जी आई, शी केम, शी सॉ, शी कॉन्कर्ड। वो आके बिल्कुल वो ऐसी कलाकार थी श्रीदेवी जी, वो बिल्कुल टी की तरह वहाँ पे आई, और पहले राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट शी वॉज हार्डकोर प्रोफेशनल। वो वहाँ पे आई, उन्होंने उसको जीता। मुझे याद है एक बार क्या हुआ कि श्रीदेवी जी, एक शाम पहले श्रीदेवी जी मेरे क्लोजअप थे और उनका ओवर द शोल्डर फिल्म सिटी में, तो मैंने अपनी लाइन बोली, सब कुछ कर दिया, पैकअप हो गया। अगले दिन श्रीदेवी जी आई लाडला के सेट पे, और मेरे ओवर द शोल्डर से उनका क्लोजअप था, वो आके खड़ी हो गई, ना उसने दुआ सलाम राम राम कुछ नहीं। तो मैं खड़ा हो गया, बोली क्यों प्लीज़। मैं कहा सॉरी, कोई क्यों नहीं है श्रीदेवी जी। बोले बेग योर पार्डन। मैं कहा कोई क्यों नहीं है। और डायरेक्टर भी इधर डर गया, वो भी लफड़ा तो नहीं हुआ। मैं कहा पहले मुस्कुराइए, फिर बोलिए श्रीदेवी जी गुड मॉर्निंग। फिर हल्का सा किलकारी मारी उसने, मुस्कुराई, बोली गुड मॉर्निंग। मैं कहा हाय, सारे क्यों ले ले श्रीदेवी जी, सब ले लो। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने काम किया। इट वाज लाइक ए फैमिली, और उसका क्रेडिट जाता है प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन को। और उसमें मैंने एक बड़ा खूबसूरत भी गाना गाया, मैं वही गवाने वाली थी, बम 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 बोई 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 बम 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 हाँ, बोई, बम बम, हाँ, या बोई बोई। और उसमें मेरी आवाज़ जो थी वो अनुपम खेर के ऊपर थी। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों के लिए मैं प्लेबैक करूं। आप उसमें डांस भी कर रहे हैं? बहुत डांस हाँ। किया, डांस बहुत खूब किया। रात को पता चलता था कि लातों का क्या हाल है। और हम लोग बेसिकली नॉन डांसर हैं। हाँ। तो क्रेडिट गोज टू द जो कोरियोग्राफर थे, उन्होंने हमसे क्या शहनशाही ढंग से डांस करवाया। बहुत मज़ा आया उसमें। खूब टेनिस खेली हम लोगों ने उसमें, रामा इंटरनेशनल में खूब, और उसके सवेरे स्पिरिटेड करके, इट वाज फैंटास्टिक। और वो जो हमारा डायरेक्टर था, वो क्या नाम था, कंवर, वो हमारा थिएटर का दोस्त भी था। अच्छा। हमारा एक प्ले था चंदनपुर की चंपाबाई, उसकी कास्ट बड़ी कमाल की थी। उसमें किरण खेर प्ले में, अनुपम खेर, ये दोनों की ताज़ी ताज़ी मोहब्बत शुरू हुई थी, किरण खेर और अनुपम खेर की उस प्ले में। सतीश कौशिक, हाँ। माई सेल्फ, राजा बुंदेला, मुखर्जी, सुष्मिता मुखर्जी, सोनिका गिल, हाँ। ये सब लोग उसमें थे। कास्ट ऑफ राउंड अबाउट 30-35 पीपल। और उसकी डायरेक्टर थी नादरा जहीर बब्बर, और उसमें गाने थे कि 20 से 25, रिटन बाय नादरा जी। और वो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर है उसमें। इट वाज मेरे लिए ये था कि मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि ये जो ट्रेंड एक्टर्स हैं एनएसटी के, उनके सामने हम जैसे कलाकार कहाँ खड़े होते हैं। ये टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और मुझे लगा कि मेरी सुरताल एज एन एक्टर ठीक है, मुझे और भी कुछ सीखना है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। आपने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ वक्त हमारा है फिल्म में काम किया। उस टाइम दोनों की करियर की शुरुआत हुई ही थी, और
कह सकते हैं कि दोनों बराबरी पे थे। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो सुनील शेट्टी बहुत अच्छे इंसान कहलाते हैं और अक्षय कुमार बहुत बड़े स्टार कहलाते हैं। अक्षय कुमार के साथ उस वक्त काम करके क्या आपको लगा था कि इतना बड़ा स्टार ये बंदा बन जाएगा? देखिए, ये जो दोनों हैं, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी, मेरे ख्याल से ये दोनों मेरी आंख के तारे हैं। इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है, नथिंग डूइंग। ये दे आर नॉट माई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेकिन मेरे दोनों आंख के तारे हैं। मैं दोनों के लिए दो दो एक गाने गाया हुआ हूँ। अक्षय कुमार, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर में मेरा नाम पुटअप करने वाले श्री अक्षय कुमार थे और उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल था और इट वॉज अ रियल फन। उनकी एक्सूबरेंस है, एक अलग से उनकी एक एक्स्ट्रा एक्सूबरेंस है अक्षय कुमार की, जो कि इट इज़ वेरी कंटेजियस ऑल्सो, वेरी कंटेजियस ऑल्सो। और सुनील शेट्टी के साथ में मैं ये भूल नहीं सकता कि इनको पहली बार मैंने ये जो बलवान फिल्म है उससे पहले एक फिल्म थी जिसका नाम था आरजू, प्रोड्यूस्ड बाय प्रहलाद नीलानी जी, अनदर लेजेंडरी मैन। वो जो फिल्म थी वो ऊटी में उसका मुहूर्त हुआ था, शूट हुई थी शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी, हिम एंड माई सेल्फ। ओके, वहाँ पे हमने शूट किया था, लेकिन किसी कारणवश वो फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद सुनील शेट्टी साहब आ गए इसमें बलवान में सुनील, जो हमारे प्रोड्यूसर फ्रेंड थे राजू भवानी, जिनके साथ मेरा इनसे पहले का रिश्ता है, मेरे रिश्ते ज़रा लंबे चलते हैं, उसमें ये आए और ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड एक्टर, अ वेरी नाइस डोसाइल। उनको मतलब किसी भी तरह का वो जो स्टंट था वो करने को तैयार थे। देखिए, न्यू कमर कोई आता है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कच्ची होती है जी, सब में होती है। एक्टिंग पे बहुत सवाल खड़े किए थे। सवालों का क्या है, बेचारे सोए होते हैं, सवाल अचानक खड़े हो जाते हैं, फिर सवाल जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, पर क्वेश्चन मार्क से निकलते हैं तो फिर वो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव हो जाते हैं। सवालों का क्या है, सोए होते हैं, खर्राटे मार रहे होते हैं, फिर जाग जाते हैं, सबके साथ होता है। और दो गाने आपने अक्षय कुमार के लिए गाए थे, झूले झूले लाल एंड फटेला जेब से, और अक्षय कुमार के साथ में दो गाने। ये अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी आंखें से पहले भी जो गोविंदा की फिल्म आंखें थी उसमें भी एक गाया था, वो बड़े काम का बंदा। वो भी गाना अगेन ये डेविड धवन जी थे, प्रहलाद जी थे, वो मुझे लकी मैस्कट समझते हैं और वो मुझे लेके जाते थे साथ में। तो ये दोनों जो हैं, ये कितना आदमी दौड़ा, कितना रुक गया, कितना आदमी दौड़ा रुक गया, आखिरकार तो ये मध्यांतर भी तो आता है ना हर एक की लाइफ में। फिल्म में मध्यांतर होता है कि बीच में इंटरमिशन है, सबकी लाइफ में होता है। कोई रुक गया, कोई चलता गया, आगे रुक गया, फिर ये चल पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों का जो आपस का है ना, वो दोनों यंग, और मैं ये नहीं भूल सकता कि वक्त हमारा है में जो मैंने ताऊ का रोल किया था, उसके लिए श्री सुनील शेट्टी मुझे लेके गए थे फारूक नाडियाडवाला के पास में, और वो कैरेक्टर के लिए रिकमेंडेशन सुनील शेट्टी जी की थी। वो छोटा भाई की तरह है, आज भी हमारी फ़ोन पे मुलाकात होती है, प्यार मोहब्बत वही है, बंदा सही होना चाहिए, टाइम फिर आ जाता है। क्या बात है, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, टाइम मेहरबान होता है। एक भाई, उसको टाइम को किसी और के पास भी तो जाना है, किसी और को भी स्टार बनाना है, किसी की मोनोपोली तो नहीं है कि ये स्टार है वो स्टार है। इट्स ए सेंसेक्स, रोज बदलता है। कूल मैन। गोविंदा के साथ आपने टाइम पर काफी फिल्में की है, परदेसी बाबू फिल्म की थी, और उसके बाद तो गोविंदा कुछ टाइम बाद पॉलिटिक्स में चले गए, इंडस्ट्री से बाहर चले गए। फिर उन्होंने कम बैक किया पार्टनर से, सलामे इश्क फिल्म भी की थी जिसमें आप भी थे। तो तब क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें सलमान खान भी थे, गोविंदा भी थे। सलमान खान कहीं ना कहीं गोविंदा को इंडस्ट्री में खड़ा करने के लिए उनका सपोर्ट कर रहे थे, सब जानते हैं। सलमान की ना बड़ी खूबसूरती है, वो कहीं ना कहीं अपनी साथियों को बूस्ट अप करता रहता है। उसको पता है कि उसका समय अच्छा है, ही इज़ अ गुड बॉय। हमने उसको स्ट्रगल करते हुए भी देखा है। और मैं आपको एक राज की बात बोलूँ,
जो मेरा पहला सुर लगा था सलमान के साथ में, जी। एक फिल्म थी जो कभी बनी नहीं, उसका नाम था पतंगा। उसके डायरेक्टर थे दीपक बारी जी। उसमें हम शूट कर रहे थे कमालिस्तान में। कमालिस्तान में शूट करते हुए मुझे लगा कि ये सीन 80-85% मेरा होता जा रहा है। अच्छा। तो वहाँ पे सलमान के साथ था, तो मैं सलमान के पास गया। मैं कहा यार ये वन साइडेड सीन होता जा रहा है, अगर आप ये कर लो। एक टिप दिया, सजेशन दिया। डर भी लगता है कभी सजेशन देते हुए कहीं कोई बुरा ना मान जाए, बट ही टुक इट सपोर्टिंगली। मैं कहा ये सीन फिर मेरा नहीं रहेगा, ये हमारा हो जाए जी। तो सलमान ने बोला आप कहाँ रहते हो? मैं कहा यार मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हो। बोले आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं लोखंडवाला रहता हूँ। वो बंदा मुझे कमालिस्तान से लोखंडवाला में छोड़ने गया। ये हमारी पहली सुर थी, क्या सलमान साहब के साथ में पहली सुर थी। वहाँ से मुझे लगा उसकी बेनेवलेंस जो है ना अंदर की, वो बहुत ही कमाल है। उसका स्टाइल है। लोग उसको कड़क बोले, कुछ भी बोला, डार्लिंग आदमी है, डार्लिंग आदमी, किसी को ना नहीं करता। थैंक गॉड ही इज नॉट ए वुमन, ही कांट से नो टू एनीवन। क्या बात है, इज अ फैंटास्टिक बात। उसके बाद फिर हमने काफी फिल्में की, लेकिन उसकी ये नेचर जो है वो हेल्पिंग नेचर, और कई लोगों को उसने उठाया जी। और वो क्रेडिट भी नहीं लेता है। अच्छा। कि मैंने किया। नो नो नो, उसकी यही भलाई जो है। और फिर वो पीठ पीछे तारीफें करता है जी। मुझे याद है हैदराबाद में यही जो फिल्म आप सलामेश उसकी शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे गोविंद भी था। उससे पहले मुझे एक बार सलमान ने बोला यार ऐसा है कि वो फिल्म कर रहे थे हम, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला था, बोले यार ये जो गोविंद है ना, गोविंदा, ये 3 खान, ये सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये 3 के बराबर एक गोविंदा है। मैं कहा यार बात में तो यथार्थ है, सच है। यही बात मैंने गोविंद से बोली। दैट वाज द प्लेस वाज हैदराबाद स्टूडियो। अच्छा। क्या है कि अच्छी बात जो है ना फौरन पहुंचा देनी चाहिए जी। कि सामने वाला अगर डीमोटिवेटेड है तो मोटिवेटेड हो जाए, ये अपना उसूल है। मैं कहा गोविंद, सलमान वाज टेलिंग दिस। कहते क्या बात कर रहे हो यार? नहीं 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 नहीं। मैं कहा नहीं भाई, जो अच्छा है वो अच्छा है जी। जान ऊपर वाले को देनी है, किसी नश्वर इंसान को नहीं देनी है। तो ये एक प्रचलित चीज़ है, गुडनेस प्रिवेल्स। जी। लोगों के करियर प्रोलॉन्ग क्यों होते हैं? इट इज़ गुडनेस। टाइम आता है, टाइम जाता है, कूल, टाइम अपना काम करेगा, हम अपना काम करते हैं। जी। अरुण बख्शी जी, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है और मतलब बातें ख़त्म ही नहीं हो रही है। बट एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है, फिल्म में छोटे बड़े सब तरह के रोल्स करके अपना एक बड़ा सफ़र फिल्म इंडस्ट्री में तय किया है, लेकिन चर्चे कम होते हैं, बहुत चेहरे से लोग पहचानेंगे, नाम नहीं जानेंगे। कहाँ खो गए आप? चर्चों में क्यों नहीं, मीडिया में क्यों नहीं रहे? शब्द जो हैं कहाँ खो गए आप, मैं कहीं नहीं खोया हूँ जी। मैं आज भी जनरेशन के साथ चल रहा हूँ। और अगर मेरी ऊपर वाले ने लंबी उम्र दी है, लंबी उम्र के साथ में लंबा काम भी दिया है। आज की डेट में जो मैं काम कर रहा हूँ, एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर है मेरी लाइफ में। वो है एक सीरियल कॉल्ड अजूनी। जी। अजूनी में मैं टोटल ब्लैक करेक्टर है, तजिंदर सिंह बग्गा नाम है उसका। और मैं एक और बात बोलूँ एक गुडनेस की, इसमें रिकमेंडेशन जो इस रोल की है आजकल के कर्कश वक्तों में, वो है हमारे दोस्त पंकज धीर साहब की। उन्होंने जब उनसे नाम पूछे गए तो उन्होंने यही नाम दिया कि अरुण बख्शी को इस करेक्टर में लो। और यकीन मानिए ये एक केमियो है जो कि 4 महीने का है, 3 या 4 महीने, मई एंड तक या जून बिगिनिंग तक हो जाएगा। उसमें एक नई जनरेशन के साथ में जो 2020 का ओवर का मैच चलता है आजकल का सीरियल में, उनके साथ मेरा है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उसमें। और एक और वेब है, एक वेब है जिसका नाम है रेत। अच्छा। रेत, ये प्रोड्यूस्ड बाय
again a legendary gentleman called Babu Bhai Thiba and Dr. Madhu Saxena है, इनके प्रोड्यूसर हैं। और रेत इज़ ए अनयूजुअल टाइटल एंड अनयूजुअल सब्जेक्ट, और उसके जो डायरेक्टर हैं मैं उसे बोलता हूँ अ डिटेल वर्क डायरेक्टर। उनका नाम है हरीश एम कोटियान। कोटियान का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो राम गोपाल वर्मा के साथ पहले वो एसोसिएट डायरेक्टर थे। और उसमें सेकंड सीजन में आई कम आउट एज अ, क्योंकि लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन मेरा है, उसके बाद आई विल बी द डॉन इन नेक्स्ट सीजन। इट्स अ वेरी वेल मेड सीरियल, इट्स अ वेरी वेल डन थिंग, यू नो। और बड़ा अच्छा लगा डायरेक्टर के साथ काम करके। उसमें कमेंट्री मैंने की है जो कि इट इज़ रिटन बाय बाबू भाई थिबा, अ लेजेंडरी जेंटलमैन, ये किया है। और उसके अलावा 2 फिल्में और आ रही हैं जिसमें एक तो है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर है। उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें मैंने 4 ड्यूटीज़ की हैं। एक तो मेरा जो रोल है इट इज़ इंस्पायर्ड बाय महेश भट्ट। हाँ, वो मैं समझ गई थी कि वही वाला रोल दिया महेश होगा। भट्ट उस काल में जो कुछ हो रहा था तो उन्होंने मुझको ये दिया। पहले मैं सुशांत सिंह फादर का रोल था, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मेरा रोल चेंज कर दिया। और क्रेडिट गोज टू मिस्टर अशोक सरोगी जी जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं, और दिलीप गुलाटी इसके डायरेक्टर हैं। क्रेडिट गोज टू अशोक सरोगी जी जिन्होंने मेरा रोल चेंज किया, एंड ही गेव मी अ चांस टू सिंग ऑल्सो। एक गाना मैंने किया उसमें, वो उसका म्यूजिक भी दिया है, गाया भी है, लिखा भी है। ओके, ये उसका नाम है न्याय द जस्टिस। हाँ, नहीं सुना है इसके इट इज गोइंग टू कम। और सेकंड फिल्म है उल्टे फिल्म है। उल्टे जो है उसमें भी मैंने गाना किया है, लिखा है, गाया है, कंपोज किया है। और उसमें मेरे नेता का रोल है, भ्रष्ट नेता का रोल है। इस तरह फिर एक रेड फिल्म है, फिल्म रेड है, फायर ऑफ लव, अशोक त्यागी जी की। ऐसी मेरे पास 4-6 फिल्में हैं जो कि अभी तो रेड तो आने वाली है, और भी फिल्में हैं जो कि अभी शुरू हुई हैं। अभी मैं इस अजूनी से निकलूँगा, देन आई विल गो टू रेत। लाइफ बड़ी खूबसूरत है, 4 गाने मेरे पास हैं। और मैं एक बात कहूँगा आपके यहाँ मार्फत से, 2 गाने रिसेंटली कंपोज किए, उसको रफ गा चुका हूँ। रफ अभी तो पूरा गाना है क्योंकि इस महीने के अगले महीने के एंड में पैसे मेरे पास काफ़ी होंगे, तो मेरा जो सिंगर है अंदर का उसको मैं निकालूंगा। लेकिन मैं कैमरे को देख के बोल रहा हूँ, हर समाधि में मुझे कुछ नाम अवतरित होते हैं, कुछ चेहरे अवतरित होते हैं। एक गाना है जिसको मुझे 2 लोगों को सुनाना है, 2 लोग। एक का नाम है फारूक, अपना साजिद नाडियाड वाला, ये तो मेरा छोटा भाई की तरह, इसको सुनाऊंगा, मेरा एक्सेस भी है। लेकिन जो दूसरा बंदा है उसके में मेरा एक्सेस नहीं है, और उसका नाम है मिस्टर जौहर। क्या नाम है? करण जौहर। करण जौहर, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये गाना तुझे सुनाना ही है क्योंकि आप मेरी समाधि में अवतरित हुए हो। इश्क का गाना है, मोहब्बत है, बस प्यार है। तो गाना सुन लेना, सिर्फ सुन लेना। अगर दोनों में से कोई हाँ करेगा, मैं अपने पैसे से रिकॉर्ड करके उनको प्रेजेंट कर दूंगा। और यस, एक गाना और है, सलमान खान ने मुझको एक गाना बनाने के लिए कहा था और वो गाना मैं बना चुका हूँ। सलमान खान, वो गाना मेरे पास है, उसका जो एक ड्राफ्ट है मेरे पास है, और वो आपका गाना है। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तेरा गाना है सलमान खान, सब तेरा, मेरी जान मान जा। अरुण बख्शी जी, आपके करियर के सफर पे तो हमने बहुत चर्चा की, लेकिन पर्सनल ये सफर जो है ना, ये इंग्लिश वाला सफर नहीं है, ये उर्दू वाला सफर है। ये सफर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही सफर है ये, और बहुत खूबसूरत सफर है ये, ख के नीचे नुक्ता वाला खूबसूरत। तो पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि कौन कौन है आपकी फैमिली में, आपकी वाइफ, बच्चे। देखिए, मेरी छोटा सा परिवार है। मेरी एक वाइफ है, उनका नाम है बबली जी,
बहुत ही प्यारी वाइफ है मेरी, एंड शी इज़ नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, और शी हैज़ डन ग्रेजुएशन फ्रॉम केसी कॉलेज. शी इज़ अ वंडरफुल वुमन एंड आई एम प्राउड टू हैव अ वाइफ लाइक हर. और मेरी बेटी है, उसका नाम है अंबिका. शी इज़ अगेन अ वंडरफुल पर्सन. मेरा बेटा है, उसका नाम है पारस बख्शी. वो ये इन लोगों में ना, इसलिए नहीं कि मेरा परिवार है, इन सब में ना बड़ी लेजेंडरी क्वालिटीज़ हैं. जी. कुछ हमने इम्बाइब किए, कुछ ये पिछले जन्म से लेके आए हैं. ये मेरा बेटा क्रिकेट में था, आईपीएल के पहुंच गया था, नेट तक पहुंच गया था, लेकिन वो होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, पॉलिटिक्स होता है. यहाँ पे तो किसी का बाप बहुत बड़ा क्रिकेटर है तो उसको बगैर किसी रणजी क्वालिफिकेशन के उनको डाल देते हैं. लेकिन थिंक अबाउट दोज पीपल, माता पिता, मैंने अपने बहुत सारे पैसे उसके ऊपर खर्च किए. लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, मेरा बेटा को एक बार स्कूल में एक टीचर ने बोल दिया था, यू आर अ फेलियर. मेरा बेटा मेरे पास बोले, आई एम नॉट अ फेलियर. उसने फिर बोला, यू आर अ फेलियर. मेरा बेटा बोला, नो आई एम नॉट अ फेलियर. वो स्कूल की दीवार फांद के मेरे पास आया, आके पूछा कि एम आई अ फेलियर. मैं कहा नो. बोले मुझे स्कूल में पढ़ना नहीं है. मैं कहा ओके फाइन. ही वॉज ए क्रिकेटर, और क्रिकेट की एक थिंकिंग होती है. हम भी क्रिकेटर थे, ये मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ. मैंने कहा चलिए ठीक है, जो मेरे पास है मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ. पहले मैंने उसके डिक्शन के ऊपर काम किया, उर्दू के, इंग्लिश के, जितना भी मेरी इंग्लिश ठीक है वो काम किया. और शुरुआत करवाई जूलियस सीजर के जो स्पीच थी एंड मार्क एंटनी की स्पीच थी, वहाँ से मैंने उसकी शुरुआत करवाई. उसको याद करवाया तलफ़ुज़ के साथ में आज की डेट में. और फिर वो कमेंटेटर भी बन गया, क्रिकेट का कमेंटेटर. और हमारे घर में ये था कि आप वो वर्ड इस्तेमाल करोगे जो मुझे नहीं आता है, आपको 500 रुपये इनाम दिया जाएगा. क्या बात. और वो शाम को 3-4 वर्ड इकट्ठे करके वो अपनी एक ऐप के लिए कमेंट्री करता था, वर्ल्ड कप के लिए. तो उसको उसके 2000 या 2500 रुपये मैं शाम को ही कैश कर देता था. एक अच्छा ईडीएम इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा. वो दो तीन ईडीएम करता था. आज मेरे बच्चा अच्छा काम कर रहा है, आगे उसका एक अच्छा भविष्य है. ये हम लोग 4 लोग हैं. दे आर माई स्टॉन्च क्रिटिक. जब भी मैं कोई काम करता हूँ मैं कॉन्शियस रहता हूँ, इन लोगों से, तीनों से डरता हूँ, क्योंकि वो कौन सा नुक्ता निकाल के मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे. आई एम ऑलवेज रेडी. तो ये मेरा छोटा सा परिवार है जी. एंड मेरी 2 बहनें हैं, एक लखनऊ में है, एक बॉम्बे में है. दे आर अगेन अ वेरी स्पिरिचुअल पीपल. छोटा सा परिवार है. बाकी होल वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम. अब लास्ट, अगर ये लास्ट है तो लास्ट बड़ा खूबसूरत होना चाहिए जी. एक गाना देश के लिए जी, पेट्रियाटिज्म, एक गाना किया है. वो पीओके का गाना है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. और ये गाना हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर गाना कोई लेके निकले तो उसकी कदर पहले नहीं होती. तो इसको लंदन से रिलीज़ करवाया है. लोगों को ये कहना ये शुरू कर दिया है कि इट कैन बी ए नेशनल एंथम 2.0. वो पीओके का गाना है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. वो हमारा है. जब भी नक्शा देखता हूँ तो वो जो ऊपर की जो कोहिनूर है ना, वो जो आर्च है, लगता है कि ये आर्च हमारी है, अभी तक ये हमारे पास आया क्यों नहीं. तो ये कंट्रीब्यूशन जो है ये मेरी भारत माता के लिए है, मेरे देश के लिए है. और मैं वेट कर रहा हूँ. ये गाना वैसे बाय द वे कैमरे को देख के बोल रहा हूँ, ये पीओके में पहुँच गया है, वहाँ के टैक्सी स्टैंड तक पहुँच गया है और उनके नेताओं तक पहुँच गया है. कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया तक पहुँचे और वो पीओके हमारा हो. भारत माता की जय. क्या बात. जय हिंद. जय हिंद.
अरुण बख्शी जी से आज बहुत सारी बातें की, इनके करियर, इनकी लाइफ के बारे में और इंडस्ट्री में जो कुछ इन्होंने देखा वो एक्सपीरियंस हमारे साथ खुल के शेयर किया। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके और थैंक यू फॉर कमिंग टू बॉलीवुड ठिकाना। No, I'm very honored. I'm thankful to Prerna. I'm thankful to Babu Bhai. I'm thankful to Maluji, you, everyone, कि जिन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत मोमेंट दी जो मेरे साथ वो फ्यूचर में साथ चलेगी। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू।